हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण की बुक, जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। व्याकरण एवं रचना का आज हम लेसन 9 पढ़ेंगे और लेसन 9 का नाम है क्रिया। आज इस लेसन में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप पहले भी क्रिया के बारे में पढ़ चुके हो, तो एक सेंटेंस में अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, एक वाक्य में इसको डिफाइन करना चाहें, तो क्रिया हम किसको कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ पर उसको क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। इस लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखना है, पढ़ना है और समझना है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मुकेश की रेलगाड़ी छूट गई। मोना कल मुंबई जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में उड़ रहे हैं, छूट गई तथा जाएगी शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। ये क्रिया शब्द है। जो वाक्य हैं उड़ रहे हैं, छूट गई हैं या जाएगी, इन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, जिसकी तो यहाँ पर ये जो है किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो ये यहाँ पर क्रिया शब्द है। अतः उपयुक्त शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ का मूल धातु, पढ़ मूल धातु है। इसमें ना प्रत्यय लगने से पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। पढ़ जो है धातु का मूल रूप है, और यदि हम इसमें ना लगा दें तो ये पढ़ना बन जाएगा, जो कि क्रिया का सामान्य रूप है। क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। हम 3 प्रकार से क्रिया का निर्माण कर सकते हैं: धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। धातु से क्रिया का निर्माण: चल से चलना, लिख से लिखना, बंध से बंधना, सो से सोना। और संज्ञा से क्रिया का निर्माण: फटकार से फटकारना, हाथ से हथियाना, आलस्य से अलसाना, धिक्कार से धिक्कारना। विशेषण से क्रिया का निर्माण: गरम से गरमाना, टिमटिम से टिमटिमाना, भिन भिन से भिन भिनाना, मोटा से मोटापा। कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है, जैसे अपना से अपनाना। कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया का निर्माण हो सकता है, हो जाता है, जैसे अपना से अपनाना। क्रिया के भेद। क्रिया के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। आज हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया के व्यापार मीन्स कार्य, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया के कार्य का फल जो होता है वो कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कल बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, अशोक बाजार गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जा रहे हैं और गया है शब्द का फल कर्ता बच्चों और पिकनिक पर ना पढ़ करके, बच्चों और अशोक पर ना पढ़ करके पिकनिक और बाजार पर पढ़ रहा है। तो यहाँ पर पिकनिक और बाजार कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के? एक तो एकर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है। जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अतुल आम चूसता है, यहाँ पर चूसता है क्रिया का एकमात्र कर्म है, अतः यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है।
द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रविंद्र ने पिताजी को घड़ी दी। यहाँ पर दी क्रिया के दो कर्म हैं, पिताजी तथा घड़ी। तो जहाँ पर क्रिया के दो कर्म होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया के कार्य और व्यापार दोनों कर्ता में ही रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर क्रिया के कार्य का फल मतलब कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे, दोनों का भार कर्ता पर ही पड़े तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता में ही रहे वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मदारी आया, सुनीता दौड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आया और दौड़ रही है शब्दों का फल कर्ता और सुनीता और मदारी पर पड़ रहा है, अतः ये शब्द अकर्मक क्रिया है। अब हम इसको एक उदाहरण से और जानेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर होती है। यदि हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करना चाहते हैं तो हम उससे पहले क्रिया से पहले क्या और किसको लगाकर किसको प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं, अकर्मक और क्रिया का पता लगा सकते हैं। यदि कोई वस्तु आए तो क्रिया सकर्मक है, यदि आंसर में कोई वस्तु आए तो सकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर कुछ नहीं आता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्वेता ने लेख लिखा, बच्चा सोता है। यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं, एक तो श्वेता ने लेख लिखा, दूसरा बच्चा सोता है। प्रथम वाक्य में प्रश्न करो कि श्वेता क्या लिखती है तो उत्तर आएगा लेख। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। दूसरे वाक्य में बच्चा क्या सोता है, उत्तर आएगा कुछ नहीं। तो यहाँ सोता है अकर्मक क्रिया, यहाँ इसमें लिखा सकर्मक क्रिया है और इसमें सोता है अकर्मक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया, जो क्रिया पूर्ण होने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा रखती है उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र ने सुरेंद्र को बनाया, इससे स्पष्ट नहीं होता है, मतलब ये एक वाक्य दिया गया है और ये अपूर्ण है। जिस क्रिया को पूर्ण होने में किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत होती है वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। ये जो वाक्य दिया है, सेंटेंस दिया है, इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बनाया, अतः बनाया यहाँ पर अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण क्रिया के भेद, अपूर्ण क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया और एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जो क्रिया कर्ता के होते हुए भी अर्थ का बोध नहीं कराती, तो उसमें कर्ता होता है लेकिन उसका अर्थ हमें ठीक से पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जैसे भव्य है, इसमें है अपूर्ण अकर्मक क्रिया है क्योंकि है अकेले शब्द से पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। केवल अकेले है से हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पूरे अर्थ का हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर है जो है वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण की आवश्यकता होती है। यदि हम इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए या तो संज्ञा या तो सर्वनाम या फिर विशेषण की जरूरत होगी। जैसे भव्य चतुर है, भव्य अध्यापक है, भव्य सुंदर है। इन तीनों वाक्यों में चतुर, अध्यापक और सुंदर शब्द पूरक कहलाते हैं क्योंकि ये शब्द अपूर्ण अकर्मक क्रिया के पूर्ण अर्थ की पूर्ति हेतु प्रयुक्त हुए हैं। अब पूरक किसको कहते हैं, एक बार इसको भी जान लेते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया के पूर्ण अर्थ की पूर्ति करने के लिए जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे पूरक कहलाते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों को प्रयोग किया जाता है उनको हम पूरक कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो क्रिया एक कर्मक के होते हुए भी अर्थ का पूर्ण बोध नहीं करा पाती।
वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने शैली को बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कर्म, मतलब एक कर्म के होते हुए भी अर्थ हमें पूरा नहीं पता चल पा रहा, तो यहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, इसमें पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता। यदि लिखा जाता कि अध्यापक ने शैली को मॉनिटर बना दिया, यह मॉनिटर शब्द लगने से आशय स्पष्ट हो जाता है। नोट, अपूर्ण क्रिया को पूर्ण कराने में सक्षम बनाने के लिए, अपूर्ण क्रिया को पूर्ण बोध कराने में सक्षम बनाने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कर्म पूरक कहलाते हैं। उपयुक्त दिए गए उदाहरण में मॉनिटर कर्म पूरक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, और एक होता है हमारा कृदंत क्रिया। अब हम बात करते हैं इनके रचना की दृष्टि से इनके भेद की, मतलब संयुक्त क्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे। संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं? जब 2 अथवा 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे माया गीता पढ़ने लगी, मेरा हृदय व्यथा से भर गया। प्रथम उदाहरण में पढ़ने लगी क्रिया पढ़ना और लगना इन 2 भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी है। द्वितीय उदाहरण में भर गया, भरना और आना, मतलब 2 क्रिया है, यहाँ पर 2 क्रिया से एक क्रिया बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों ही इन 2 भिन्नार्थक क्रिया के मेल से बनी है। यहाँ पर भर गया जो है वो भरना और आना इन 2 भिन्नार्थक क्रिया के मेल से बनी है, इसलिए पढ़ने लगी और भर गया संयुक्त क्रियाएं। पहली क्रियाएं पढ़ना भरना मुख्य और दूसरी क्रियाएं लगना और जाना सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की मुख्य क्रिया में सहायक क्रियाएं जाना, सकना, लगना, आना, लेना, डालना, चाहना, रहना, चुपना, करना, होना जोड़ देने से संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाता है। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य से उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। मतलब जो कर्ता होता है वो कार्य को खुद नहीं करता है, किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शैली शिवा से कविता लिखवाती है, तो यहाँ पर जो शैली है वो शिवा से कविता लिखवाती है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में 2 कर्ता होती हैं, एक तो प्रेरक कर्ता होता है जो प्रेरणा देता है और एक प्रेरित कर्ता होता है जो जिसे प्रेरणा दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण में कविता शिवा लिखता है किंतु कविता लिखने की प्रेरणा शैली देती है, इसलिए लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, शैली प्रेरक करता है और शिवा प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में ए ओ हो तो ए का ई और ओ का उ हो जाता है। हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं? देखिए, मूल क्रिया के स्टार्टिंग में मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में अगर ए या फिर ओ आ जाए तो ए को तो हम ई में बदल देंगे और ओ को उ में बदल देंगे। किस तरीके से? जैसे बोलना है यहाँ पर इसको बुलाना हो जाएगा, बुलवाना। लेटना है, लेटना ए आया है तो लेटना का लेटाना और लिटवाना हो जाएगा। अकर्मक से सकर्मक क्रिया। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और
वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक द्विकर्मक क्रिया बनती है। जैसे दौड़ना से दौड़ाना और दौड़वाना, चमकना से चमकाना और चमकवाना। मूल धातुओं में कुछ परिवर्तन करके, जैसे सोना से सुलाना, मूल धातु में परिवर्तन करके इसको प्रेरणार्थक क्रिया बना दिया गया है। सोना से सुलाना और सुलवाना, रोना से रुलाना और रुलवाना। यहाँ पर प्रथम व्यंजन का आ और ई, आ, ई अथवा उ दीर्घ ह्रस्व है। जैसे जगना का जगाना, जगवाना, डूबना से डुबाना, डुबवाना, भागना से भगाना और भगवाना। सक्रमा धातुओं से द्विप्रेरणार्थक क्रिया बनाना। धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पर ये सक्रामक धातु दी है, इधर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी तरफ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दी है। करना से कराना और द्वितीय हो जाएगी करवाना। पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना। एक ही व्यंजन वाली धातुओं से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लय और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लवा जोड़ देते हैं तथा दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे सक्रमा धातु सीना से सिलवाना, सिलाना और सिलवाना। धोना से धुलाना और धुलवाना। दो वर्णों वाली क्रियाओं का प्रथम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जो दो वर्णों वाली धातु होती हैं उनका प्रथम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे काटना का कटाना और कटवाना, जीतना का जिताना और जितवाना। कृदंत क्रिया, अब हम इसके चौथे रूप के बारे में बात करेंगे, कृदंत क्रिया के बारे में। जो क्रियाएं शब्द के अंत में कृत प्रत्यय अथवा शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चलता, चला, चलकर आदि। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, इसमें आते हैं देखता, चलता, दौड़ता आदि। ता आता है। भूतकालिक कृदंत क्रियाएं देखा, चला, दौड़ा आदि, इसमें आ। पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं देखकर, चलकर, दौड़कर आदि। क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया और दूसरा होता है आज्ञार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जिस क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, मतलब जो क्रिया है उससे पहले कोई दूसरी क्रिया हो, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं नहाकर निकला हूँ, इस वाक्य में निकला हूँ क्रिया से पहले नहाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। 2 क्रिया यूज़ की गई हैं, तो जो पहली वाली क्रिया में यूज़ की गई है नहाकर, वो पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर या फिर करके लगा करके पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। आज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के बोध के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इधर बैठो, मतलब आज्ञा दी जा रही है। कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। उधर मत देखो, यहाँ पर ये भी आज्ञा दी जा रही है। तो ये है आज्ञार्थक क्रिया। तो ये था आज का लेसन, क्लास 7 का लेसन 9, जिसमें आज हमने क्रिया के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कैसी लगी आपको वीडियो। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।